देखिएगा अब यहाँ पर तो हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, हिस्ट्री का डिवीज़न किस तरह से किया वो हमने समझा। अब हम इन तीनों हमारा जो पहला पार्ट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो सबसे पहले हम एंशियंट की ही बात कर रहे हैं। इट मीन्स प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो डिवीज़न होगा, तो मैंने बोला कि एंशियंट हिस्ट्री को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला प्री हिस्टोरिक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा कौन सा होगा, हिस्टोरिक होगा। प्री हिस्टोरिक का मतलब प्रागैतिहासिक काल, क्लियर। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होगा आगैतिहासिक काल और हिस्टोरिक का मतलब होगा ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हमें इन तीनों टर्म्स को समझना जरूरी है। देखिए प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक, इसका मतलब ये है कि ऐसा पीरियड हिस्ट्री का जिस समय हमें या हिस्ट्री का वो काल, वो समय जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस उपलब्ध हैं, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं और लिटरेचर जो सोर्स हैं वो उपलब्ध नहीं है, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा हिस्ट्री का पीरियड जिस समय हम के बारे में हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही उपलब्ध हैं, उस टाइम को हमने बोला प्री हिस्टोरिक, क्लियर। लिटरेचर सोर्स उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होगा हिस्ट्री का वो पीरियड जिसका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के एविडेंस हैं, लिटरेचर सोर्सेस के भी एविडेंस हैं, बट जो लिटरेचर हमको यहाँ पर मिलता है उस लिटरेचर को हम स्टडी नहीं कर पाए हैं, उस लिटरेचर को हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ गए ना। उसको हम बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक, क्लियर। तीसरा जो है वो है हिस्टोरिक पीरियड। अब हिस्टोरिक पीरियड में जो भी बातें होंगी हिस्टोरिक पीरियड में, उसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी होंगे और लिटरेचर सोर्सेस भी होंगे। साथ ही हम लिटरेचर सोर्सेस को रीड भी कर पाए हैं, उन स्क्रिप्ट्स को हम पढ़ भी पाए हैं, क्लियर। तो दोनों चीजें उपलब्ध है। तो तीनों टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग समझ लें, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है हिस्ट्री का वो टाइम या हिस्ट्री के वो सोर्स, वो सारी बातें जिनके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं लेकिन लिटरेचर सोर्स नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, लिटरेचर सोर्सेस हैं, बट लिटरेचर को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, उसकी स्क्रिप्ट हमें अभी तक समझ में नहीं आई है। और हिस्टोरिक पीरियड का मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं और लिटरेचर सोर्सेस भी हैं और जिसको हम रीड भी कर पाए हैं, क्लियर। तो तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इनके टाइम को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट में, एक स्टोन एज और दूसरा कॉपर एज। वो मैंने पहले नहीं किया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्टोन एज का मतलब हुआ पाषाण काल और कॉपर एज का मतलब हुआ ताम्र युगीन या ताम्र काल। अब देखिए स्टोन एज की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो टाइम है उसकी अगर हम बात करें, तो ये अननोन टाइम से शुरू होता है, अननोन पीरियड, क्लियर। अननोन पीरियड यानी कोई भी पहले से पहले तक जो चल रहा था वो, तो अननोन पीरियड से लेकर ये जो टाइम चलता है ये चलता है 2500 बिफोर क्राइस्ट तक, क्लियर। तो ये जो बात हो रही है स्टोन एज की, स्टोन एज का टाइम कब से कब तक चला, अननोन यानी कि पहले कितना भी पीछे हम गए से लेकर कितना 2500 बिफोर क्राइस्ट तक का टाइम है, क्लियर होगी बात इतनी। अब देखिए यहाँ पर स्टोन एज को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला है पेलियोलिथिक, दूसरा है मीजोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। पेलियोलिथिक का मतलब बता चुका हूं मैं आप लोगों को, इसका मतलब होता है पूरा पाषाण काल। ये वो टाइम था जब मनुष्य एक हंटर की तरह था, ह्यूमन एक हंटर की तरह मात्र था और पत्थरों का वो हथियार के रूप में यूज करता था। मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, जब मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। और न्यूलिथिक जब उसने डोमेस्टिकेशन के साथ एग्रीकल्चर भी शुरू किया। पेलियोलिथिक का जो टाइम है, देखिए अब पेलियोलिथिक का जो टाइम है वो टाइम है अननोन पीरियड से, क्लियर। यहां पर भी क्या आ जाएगा, अननोन पीरियड से। अननोन पीरियड से ये टाइम होगा 8000 BC, ठीक है। 8000 BC तक जो टाइम है वो कौन सा चला है, पेलियोलिथिक पीरियड। फिर मीजोलिथिक की अगर बात करें तो ये होगा 8000 BC से लेकर 4000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट,
क्लियर। फिर नियोलिथिक की बात करें तो ये होगा 4000 BC से लेकर 25 यानी 2500 BC तक। क्लियर। तो आप लोग समझ गए होंगे तीनों पीरियड के टाइम पीरियड्स क्या है, तीनों ही जो पार्ट्स हैं स्टोन एज के उनके टाइम पीरियड क्या है। क्लियर। देखिए जब ह्यूमन नियोलिथिक पीरियड में था तभी वो धीरे धीरे किस एज में आ चुका था, कॉपर एज में, क्योंकि उसने तांबे की खोज कर ली थी। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे फर्स्ट मेटल दैट डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन, मनुष्य ने सबसे पहली किस धातु की आविष्कार किया है, सबसे पहले किस धातु की खोज की है, तो वो क्या होगी, कॉपर होगी यानी तांबा होगी। समझ गए। और अगर हम इस कॉपर एज की बात करें ना तो ये कॉपर एज का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 3000 BC से लेकर 2000 BC तक, 3000 से लेकर 2000 BC। ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं काफी धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। देखिए एक बार हमारा फ्लो चार्ट सही बन गया तो हम उन टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। अगर हमें पता है, अगर हमें पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमारा माइंड धीरे धीरे अपने आप उन चीजों को क्या कर लेगा, अपने आप वो ढूंढ लेगा उन चीजों को, समझ लेगा। इसलिए ये चीजों को ठीक से समझना होगा हमें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये वाला एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, इसमें हमें ज्यादा चीजों को डिस्कस नहीं करना है। अब हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर, यानी प्रोटो हिस्टोरिक इट मीन्स आग ऐतिहासिक काल, जिसके हमारे पास लिटरेचर सोर्सेस भी हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं, पर उन लिटरेचर सोर्सेस को पढ़ने में समस्या है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड होगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का, ये लगभग हम देखिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है। तो हम यहाँ पे टाइम जो लेकर चल रहे हैं वो 2750 लेकर चल रहे हैं, 2750 BC से लेकर। और ये जो टाइम हमने यहाँ से आगे है कहाँ तक है, 600 BC तक। तो हो सकता है आप लोगों को बुक में ये वाला टाइम थोड़ा सा चेंज मिले, हो सकता है यहाँ पे 2500 मिले, वो भी सही होगा, और 2750 भी सही होगा। समझ गए ना। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे हिस्ट्री में चलता है। तो यहाँ पे 2750 से लेकर 600 BC तक का जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ये जो सभ्यता होगी वो होगी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया, तांबे और जो जिंक है उसे पिघलाकर ब्रोंज बना लिया, कांसा बना लिया। तो कांसा जो एलॉय है वो बन चुका था, कांसा या ब्रोंज के बारे में लोगों को जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए हमने इसको बोला ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे, जो मेन टॉपिक्स होंगे वो यहाँ से होते हैं। सबसे पहला, अब देखिए अभी तक जो चीजें थी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, यहाँ से एक्चुअल में आपका एंशिएंट हिस्ट्री के मेन टॉपिक शुरू होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई डाउट अभी इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। टाइम पीरियड में बता दे रहा हूं आप लोगों को, 2750 से, सॉरी 2750 नहीं होगा यहाँ पर, है ना, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। 2750 नहीं, यहाँ पर भी 2750 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2350। क्लियर, 2350 से 600 BC। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी ये होगी 2350 से लेकर 1750 तक। दोनों किस में होंगे? बिफोर क्राइस्ट में, 2350 से 1750 BC। क्लियर। तो ये एक टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से डिस्कस करना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और जो दूसरा टॉपिक होगा इसमें, आपका जो दूसरा टॉपिक होगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो होगा सेकंड जो सिविलाइजेशन भारत में आई है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन इट मींस वैदिक सभ्यता। क्लियर। वैदिक सभ्यता जिसका टाइम पीरियड चलेगा 1500 यानी 1500 से 600 बिफोर क्राइस्ट पर। क्लियर, वैदिक सिविलाइजेशन। अब देखिए वैदिक सिविलाइजेशन के दो पार्ट होते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? दो पार्ट में। पहला जो पार्ट होगा वो होगा ऋग्वैदिक एज।
ऋग्वेदिक एज। क्लियर? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा, कहां से स्टार्ट करना है आपको, 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट तक। समझ गए? और जो दूसरा पार्ट होगा ना वो होगा पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। पोस्ट वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल। पोस्ट वैदिक एज का जो टाइम होगा, अब आप लोग समझ सकते हैं, पोस्ट वैदिक एज का जो टाइम होगा वो होगा 1000 से लेकर 600 बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी तक। क्लियर? देखिए पोस्ट, ये वैदिक पीरियड आते आते क्या हुआ था, ह्यूमंस ने आयरन की डिस्कवर कर ली थी, लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे के बारे में लोगों को जानकारी मिल चुकी थी। क्योंकि लोहा समाज में आ चुका था तो खेती के लिए फिर लोहे का उपयोग किया जाने लगा, जिससे जमीन की खुदाई ज्यादा होने लगी और अच्छी मात्रा में पैदावार लोगों को मिलने लगी। समझ गए? तो लोगों के अंदर वेलफेयर आ गया, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ चुका था आयरन के आने के कारण। समझ गए? अब देखिएगा आगे सेकंड के तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो आता है कौन सा, हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। क्लियर? तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए टाइम क्या होगा हिस्टोरिक पीरियड का, तो यहां से हम इसको 600 बीसी से 712, ये बिफोर क्राइस्ट और ये एडी, यहां तक देखेंगे। तो 600 से लेकर कितना 712 तक का जो पीरियड है वो है हिस्टोरिक पीरियड। अब इस टाइम को और इस टाइम में आने वाले इवेंट्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जो यहाँ पर आते हैं हिस्टोरिक पीरियड में। समझ गए ना? तो देखिएगा जो पहला जो टॉपिक होगा वो, उसके पहले मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए अब जो फर्स्ट टॉपिक होगा हिस्टोरिक पीरियड में वो होगा, अब देखिए 3 सिविलाइजेशन हो चुकी है, पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन और तीसरी होगी महाजनपद। महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल। क्लियर? तो अब हमारा जो थर्ड सिविलाइजेशन आती है ना हिस्टोरिक पीरियड में, वो कौन सी आती है, महाजनपद पीरियड। और चूंकि मैंने बताया कि अब क्या हो चुका था, आयरन आ चुका था, लोहा आ चुका था, तो खेती में लोहे का यूज बढ़ गया, जिससे जमीन की खुदाई ज्यादा गहराई तक होने लगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे लोगों के पास संपन्नता बढ़ गई, लोगों का वेलफेयर बढ़ गया, लोगों का जीवन रहन सहन अच्छा हो गया। समझ गए? तो यहाँ पर आ गई महाजनपद पीरियड जो एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर जो अभी सिविलाइजेशन चल रही थी वो चल रही थी ग्रामीण सभ्यता, ये जो थी ये रूरल सिविलाइजेशन थी, जबकि महाजनपद जो एज है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन एज है। क्लियर? महाजनपदों की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल जो महाजनपद हैं वो है 16 महाजनपद। क्लियर? कुल कितनी महाजनपद हैं अभी तक भारत में? उस टाइम पर जो महाजनपद भारत में बने वो कितने बने? 16 महाजनपद बने। क्लियर? तो 16 महाजनपद थे और उस पीरियड को हम बोलते हैं महाजनपद एज या महाजनपद सिविलाइजेशन, महाजनपद पीरियड। कितने महाजनपदों का भारत में उदय हुआ था? तो 16, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगला जो टॉपिक है इस महाजनपद एज, अच्छा टाइम ध्यान रखिएगा, 600 बीसी की बात हो रही है। 600 बीसी में ही के आसपास ये जो 16 महाजनपद हैं उनका उदय हुआ था भारत में, 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना। अब ये जो 16 महाजनपद हैं इनके एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं, इनके नाम हमें कहां से मिलते हैं? तो थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ ग्रंथ हैं जिनमें इन 16 महाजनपदों के नाम की हमें लिस्ट मिलती है। जैसे जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है आगुंतर निकाय, जिसमें इन 16 महाजनपदों के नाम की लिस्ट दी गई है। क्लियर? ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा वो होगा जैन एंड बुद्ध। जैन एंड बुद्ध, तो ये दो नए धर्म भारत में आए, दो नए धर्मों का भारत में उदय हुआ,
जो कि थे जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो बेसिकली अब हमें डिस्कस करना होगा जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर, या हमारा अगला टॉपिक होगा जैनिज्म और बुद्धिज्म। क्या हुआ कि जो सनातन धर्म था, जो हिंदू धर्म था जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई समस्या हुई होंगी, उसके कारण कोई प्रॉब्लम्स हुई होंगी, या उनसे कुछ लोग परेशानी में आए होंगे, उनके जो विचार हैं वो चेंज हुए होंगे, और उन्होंने अपने लिए खुद से एक अलग नया रिलीजन, एक नया रास्ता, एक नई परंपरा शुरू की होगी। समझ गए? तो तब जाकर एक नए रिलीजन्स का भारत में उदय होना शुरू हुआ 600 BC के अप्रोक्स, जो कि कौन कौन से हैं? जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म की बात करें तो जो फाउंडर हैं वो ऋषभ देव हैं, हालांकि एक्चुअल फाउंडर महावीर स्वामी को माना जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर इस धर्म में हुए हैं। वास्तविक जो रियल फाउंडर है वो महावीर स्वामी है। इस रिलीजन के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे। दूसरा, बुद्धिज्म की बात करें तो ओनली वन पर्सन यहाँ पर है। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, बुद्धिज्म में सिर्फ एक है, गौतम बुद्ध। क्लियर? तो गौतम बुद्ध, उनके जीवन और उनके पूरी जो है लाइफ स्टोरी है, वो बुद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। अब तीसरा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? तो महाजनपद हो गए, जैन और बुद्ध हो गए। इसके बाद आते हैं हम वापस से महाजनपद पीरियड के ऊपर। देखिए, महाजनपदों में बोला कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद है, सबसे पावरफुल जो महाजनपद है, जो धीरे धीरे भारत का सेंट्रल पावर बना। देखिए, हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें होती है, हर एक पीरियड में कई राजा महाराजा रहे होंगे, आपको सभी को नहीं पढ़ना होता है। समझ गए ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और वैसे भी देखा जाए, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस किसका होता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस होता है उसका जो सेंट्रल पावर में रहा हो, कभी किस में रहा हो? सेंट्रल पावर में, जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा हो, जो सेंट्रल हो, जिसका कंट्रोल हो पूरे रियासतों के ऊपर, उसको हमको देखना होता है। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थी वो कौन सी थी? मगध महाजनपद। समझिए, मगध महाजनपद यानी मगध मतलब आज के समय जो बिहार है, जिसकी कैपिटल उस समय पर थी पाटलिपुत्र, जो आज के समय बिहार की कैपिटल है पटना। तो उसी प्रकार से वहां पर जो महाजनपद थी वो क्या थी? मगध। मगध महाजनपद और मगध या मगध एम्पायर। तो हमें पढ़ना है मगध साम्राज्य के बारे में। क्लियर? क्या पढ़ना है? मगध एम्पायर या मगध साम्राज्य। तो हमारा टॉपिक होगा मगध एम्पायर या मगध साम्राज्य। आप लोग इतना समझे, ये अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। तो मगध एम्पायर के अंतर्गत कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन कौन से वंश थे? तो सबसे पहली डायनेस्टीज इस साम्राज्य के अंतर्गत आई, जो कि थी हर्यक डायनेस्टी। क्लियर? पहला वंश कौन सा आया? हर्यक वंश, जिसके इंपोर्टेंट जो रूलर्स रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, या जो भी इंपोर्टेंट रूलर्स है, उसमें सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार का, इसके बाद आता है अजातशत्रु का, इसके बाद आता है उदयन का। समझ गए? फिर आगे चलते हैं तो अगली जो डायनेस्टी आई है मगध एम्पायर में वो आई है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के अंतर्गत जो रूलर्स रहे वो रहे शिशुनाग और कालाशोक। फिर थर्ड जो डायनेस्टी आई है वो आई है, तीसरा जो वंश आया है वो आया है नंद वंश। नंद जो डायनेस्टी है वो है, जिसके अंतर्गत है महापदम नंद और घनानंद। क्लियर? तो यहां पर हो गया है मगध एम्पायर और उसके 3 डायनेस्टीज। अभी मगध कंप्लीट नहीं हुआ है, पर हम आगे देख लेते हैं। फिर फोर्थ, तो मगध में आपको इनिशियली कितनी डायनेस्टीज पढ़नी है? 3 डायनेस्टीज। कौन कौन सी? सबसे पहला हर्यक डायनेस्टी, दूसरे नंबर पे शिशुनाग डायनेस्टी और तीसरे नंबर पे नंद डायनेस्टी। क्लियर? अब क्या हुआ कि कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए। तो अगला जो टॉपिक होगा ना आप लोगों का वो होगा फॉरेन इन्वेजन्स। इट मीन फॉरेन अटैक या विदेशी आक्रमण। तो फॉरेन इन्वेजन्स की बात करें जो कि इस टाइम पर हुए हैं, लगभग जब नंद पीरियड चल रहा था, नंद वंश जब चल रहा था 300 से 400 के बीच में। समझ गए? तो उस समय पर विदेशियों के आक्रमण हुए। तो हमें हल्का सा देखना होगा फॉरेन इन्वेजन। देखिए, फॉरेन इन्वेजन की बात करें, विदेशी आक्रमणों की बात करें, तो 2 टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। समझ गए ना? मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको सुनना है ध्यान से। 2 टॉपिक होंगे। पहला होगा पर्शियंस इन्वेजन्स, यानी ईरानियन और पर्शियन, ईरानियों या पारसियों का भारत पर आक्रमण। मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था, भारत पर जो पहले आक्रमणकारी थे वो पर्शियंस या ईरानियन थे, फारस के लोग या ईरान के लोग। तो फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा पर्शियन इन्वेजन्स यानी फारसी इन्वेजन्स, यानी कि ईरानियंस के इन्वेजन्स। क्लियर? जिसमें कुछ रूलर्स आए, जैसे साइरस सबसे पहला इन्वेडर था, फिर डेरियस आया, उसका पोता
इस तरह से उन दोनों उनको पढ़ना हल्का सा। दूसरा जो इन्वेजन रहा एंशियंट पीरियड में वो रहा ग्रीक इन्वेजन। सेकेंड इन्वेजन कौन सा रहा? ग्रीक इन्वेजन, यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण करने वाला जो रूलर था वो था अलेक्जेंडर या सिकंदर। उसके बारे में सब जानते होंगे, सबने सुना होगा सिकंदर या सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर अटैक किया या आक्रमण किया। समझिए कहां का रूलर था? वो था यूनान का या मैसिडोनिया का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इन दो टॉपिक को पढ़ना होगा फॉरेन इन्वेजन के अंतर्गत। अब देखिए पांचवा जो टॉपिक आप लोगों का होगा, अगेन हमें चले जाना है किसके ऊपर? मगध एम्पायर के ऊपर, मगध साम्राज्य के ऊपर। तो मगध साम्राज्य में मैंने आप लोगों को शुरू में बोला 3 डायनेस्टीज। कौन कौन सी 3 डायनेस्टीज? पहले नंबर पे हर्यक, दूसरे नंबर पे शिशुनाग और तीसरे नंबर पे नंद। नंद डायनेस्टी के बाद जो लास्ट रूलर थे नंद वंश के, घनानंद, उनकी हत्या की गई थी, उन्हें मार दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा युद्ध में। और फिर आया था मौर्य डायनेस्टी। तो अगला जो टॉपिक होगा आप लोगों का वो होगा मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। क्लियर? तो मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो वो अब शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी। क्लियर? यहाँ पे हम मौर्य वंश की बात करें तो देखिए मौर्य वंश शुरू हुआ है 321 और चला है 187 बीसी तक। तो मौर्य पीरियड शुरू होता है, मौर्य काल शुरू होता है 321 से लेकर 187 बीसी तक। मौर्य वंश में जो रूलर्स हैं उनकी अगर बात करें तो शुरू के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल रूलर्स, सबसे पहले फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड नंबर पे होंगे बिंदुसार उनके पुत्र, और थर्ड नंबर पे होंगे अशोक उनके पुत्र। तो सबसे महान शासक अगर इन तीनों में ही, वैसे तीनों महान है पर तीनों में सबसे महानतम रूलर्स की बात की जाए तो सभी को पता है सम्राट अशोक सबसे ग्रेट रूलर माने जाते हैं। समझ गए? जिनका टाइम पीरियड जो है सम्राट अशोक का वो 269 से लेकर 232 बीसी तक रहा है। क्लियर? तो ये बात हो गई मौर्य पीरियड की। अब देखिए अगला जो टॉपिक होगा ना आप लोगों का 6 नंबर पे, हम हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा यहां से संगम पीरियड, साउथ इंडिया से रिलेटेड संगम पीरियड। समझ गए? तो मैं अब इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और यहां से फिर हम इसको देखना आगे शुरू करते हैं संगम पीरियड से। देखिएगा अब, तो यहां से हमने मौर्य डायनेस्टी तक कंप्लीट किया। मौर्य डायनेस्टी के बाद एक टॉपिक साउथ इंडिया से रिलेटेड होगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। तो मौर्य डायनेस्टी या मौर्य पीरियड हमने बात की। मौर्य पीरियड जो कब से कब तक का था? मौर्य पीरियड था 321 से लेकर 187 बीसी तक का। क्लियर? और अब एक साउथ इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ टॉपिक, एक टॉपिक होगा यहां पर जिसको हम बोलते हैं संगम पीरियड। संगम पीरियड या संगम काल। क्लियर? संगम पीरियड में जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं चेर, चोल और पांड्य के बारे में। तो ये एक टॉपिक होगा हमारा संगम पीरियड, इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक होगा ना, अब देखिए मौर्य पीरियड हो चुका है, मौर्य डायनेस्टी हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड। क्लियर? तो यहां से जो टॉपिक होता है वो होता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। क्लियर? देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो होगा इसके 2 पार्ट होंगे, इसको आपको 2 पार्ट में समझना होगा। इसके 2 साथ में पैरेलल चलेंगे 2 पार्ट। फर्स्ट जो डायनेस्टीज हैं मगध पर जो वंश शासन कर रहे हैं वो, पहला क्या, मगध पर जो वंश शासन कर रहे हैं वो, और दूसरा होगा विदेशियों के आक्रमण। इस समय पर जो फॉरेन इन्वेजन हुए वो, तो विदेशी आक्रमण और कुछ वंश जो उस समय मगध पर रूल कर रहे थे। अब ये जितने भी डायनेस्टीज रूल कर रही थी वो डायनेस्टी थी ब्राह्मण डायनेस्टी। तो हम बोलेंगे ब्राह्मण डायनेस्टीज, ब्राह्मण वंश। समझ गए? तो अब मगध पर वंश, किन वंश के लोगों का शासन होगा? ब्राह्मण वंश के लोगों का। क्लियर? और दूसरा जो मैंने बताया वो है फॉरेन अटैक।
फॉरेन अटैक या फॉरेन इन्वेजन्स। यहां पर किनका इन्वेजन हुआ, यहां पर किनका आक्रमण हुआ, वो आपको डिस्कस करना है। तो यहां पर जब हम ब्राह्मण डायनेस्टीज की बात करते हैं ना, तो मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट जो डायनेस्टी होगी वो होगी सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश या सुंग डायनेस्टी। सेकेंड जो डायनेस्टी होगी वो होगी कण्व या कण्व डायनेस्टी। थर्ड जो डायनेस्टी होगी वो होगी सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश या सातवाहन डायनेस्टी। क्लियर। तो यहां पर ब्राह्मण डायनेस्टीज में 3 डायनेस्टीज के ऊपर डिस्कस करना होगा, सुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमणों की। तो विदेशी आक्रमणों में आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखना होंगे, जैसे सबसे फर्स्ट जो होगा वो होगा इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानियों का आक्रमण। ग्रीक पहले कर चुके हैं और वो भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में अभी उनका रूल चल रहा होता है, उनका शासन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। जब भारत पर ब्राह्मण वंश का शासन हुआ तब इन्होंने डबल से भारत पर आक्रमण करने के प्लान बनाए और योजना बनाकर उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो यहां पर होते हैं इंडो ग्रीक्स इन्वेजन, हिंद यूनानियों के आक्रमण। ध्यान रखिएगा, जब तक मौर्य वंश चला तब तक आक्रमण कम थे, कम हुए या कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। सेल्यूकस निकेटर के एक बड़े युद्ध के अलावा जो जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। तो जब सेंट्रल में मजबूत पावर होती है तो फॉरेनर्स या विदेशी जो आसपास के लोग होते हैं वो दूर ही रहते हैं। लेकिन अब जब सेंट्रल में कमजोर रूलर्स आ गए, लाइक ब्राह्मण रूलर्स, ब्राह्मण डायनेस्टी, तब इन विदेशियों ने अटैक करना शुरू किए। दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो वो होंगे इंडो पार्थियन। इंडो पार्थियन भी भारत के नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले रूलर्स थे, ट्राइब्स थी, जिन्होंने इस बात का फायदा उठाकर भारत पर फिर हमला किया या भारत पर अटैक करने की योजना बनाई। तीसरे जो आक्रमणकारी थे वो एक ट्राइब थी, एक जनजाति थी जो सेंट्रल एशिया में निवास करती थी। मध्य एशिया, मध्य एशिया आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो रीजन होता है ना उसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। समझ गए। तो मध्य एशिया की एक जनजाति जिसको कहा जाता है सक ट्राइब, SHACK, सक। तो सक ट्राइब या सक जनजाति के लोगों ने भारत पर हमले करने की या अटैक करने की योजना बनाई, सक जनजाति के लोगों ने। फिर फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फिर आए हैं यूची ट्राइब, यूची, YUCHI, यूची जनजाति है, यूची ट्राइब। तो फिर भारत पर जो हमला हुआ वो किसका हुआ, यूची जनजाति का हमला हुआ। क्लियर। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सक ट्राइब जो सेंट्रल एशिया के मूल निवासी थे, सेंट्रल एशिया की जनजाति थी, उन्होंने भारत पर हमला किया। उनके बाद यूची ट्राइब ने हमला किया। क्लियर। यूची ट्राइब की बात करें तो ये चाइना के नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहने वाली एक जनजाति थी। यूची ट्राइब कहाँ रहती थी, चीन के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, जो सेंट्रल एशिया के काफी नजदीक है या वहां से इजीली वहां पर जाया जा सकता है। तो यूची ट्राइब वहां से सेंट्रल एशिया गई, सेंट्रल एशिया में उन्होंने सकों पर आक्रमण किया और सकों ने फिर अपना एरिया छोड़कर माइग्रेट होकर वो इंडिया आ गए और फिर उनके पीछे पीछे यूची भी इंडिया आ गए। समझ गए। फिर यूची ने जब भारत पर हमला किया या जब यूची सेंट्रल एशिया में थी, यूची ट्राइब जब सेंट्रल एशिया में थी, तब उनका पांच भागों में, 5 ब्रांचेस में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। तो कुछ पार्ट्स में यूची ट्राइब का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। उन 5 पार्ट में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो सबसे शक्तिशाली ब्रांच थी, वो थी कुषाण। समझ गए। तो यहां से यूची से जो निकल कर आई है डायनेस्टी, वो निकल कर आई है कुषाण डायनेस्टी। तो अब जो हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। क्लियर। तो यहां पर हम बात कर लें अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा कौन सा, 8th नंबर पे कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। क्लियर। कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। कुषाण वंश में
कई रूलर्स हुए हैं। फाउंडर की बात करें तो कुजुल कटफिसस, बिम कटफिसस सेकेंड रूलर, और थर्ड रूलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रेस्पेक्टफुल पावरफुल रूलर जो कुषाण डायनेस्टी के हैं, वो है कनिष्क। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? कनिष्क हुए। कनिष्क का जो टाइम पीरियड चला वो चला 78 से लेकर 102 एडी। अब हम एडी में आ चुके हैं, बीसी में नहीं है। क्लियर? तो हल्का सा हमने देख लिया कि इनके बाद जो आए वो कुषाण आए। कुषाण वंश में सबसे प्रतापी रूलर कौन हुए? कनिष्क हुए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर ये बात कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी? पोस्ट मॉडर्न पीरियड। कौन सा टॉपिक हो गया? पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद इसमें हमने दो चीजें पढ़ना है, ब्राह्मण डायनेस्टीज एंड फॉरेन इन्वेजन, और उसके बाद आखिर में निकल के आता है कुषाण डायनेस्टी। यहां पर ये चीज कंप्लीट हुई। अब देखिए आगे क्या हुआ। इसके बाद कुछ पीरियड थोड़ा खाली रहा, कोई बड़ी डायनेस्टी नहीं आई, छोटे मोटे रूलर्स रूल करते रहे, सेंट्रल पावर में कोई नहीं आया काफी लंबे समय तक, 100-150 साल तक। अब फिर जो है धीरे से एक सेंट्रल पावर में कुछ डायनेस्टीज का उदय होना शुरू हुआ, और वो जो डायनेस्टीज थी वो थी गुप्त। तो यहां से शुरू होता है गुप्त पीरियड। क्लियर? गुप्त पीरियड शुरू होता है, गुप्त काल शुरू होता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद, कनिष्क डायनेस्टी के बाद, कुषाण डायनेस्टी के बाद पोस्ट गुप्त पीरियड या गुप्त काल। गुप्त एम्पायर भी बोल सकते हैं। अब गुप्त एम्पायर की हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट रूलर रहे हैं, मैं लिखा नहीं रहा हूं, आपको बोल के बता देता हूं। फर्स्ट ये जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। क्लियर? श्रीगुप्त, जिनका टाइम था 240 से 280 तक। सेकंड जो रूलर थे वो थे घटोत्कच, जिनका टाइम था 280 से 319 तक, 319 एडी तक। क्लियर? थर्ड जो रूलर आए हैं वो इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो फर्स्ट श्रीगुप्त, सेकंड घटोत्कच, वो इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे प्रतापी महत्वपूर्ण रूलर हैं चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 319 से 335 तक, 335 तक किसका रूल चला? चंद्रगुप्त प्रथम का रूल चला। फिर उनके पुत्र का शासन शुरू हुआ, जो दूसरे और इंपॉर्टेंट रूलर है, महानतम शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है भारत का। समुद्रगुप्त का जो टाइम चला वो 335 से 375 तक चला, 375 तक। समुद्रगुप्त के बाद 5 साल के लिए उनके ही पुत्र का शासन शुरू हुआ, जिसका नाम था रामगुप्त, जो 375 से 380 तक चला। ये इस समय पर गुप्त जो थे काफी कमजोर हो गए, काफी उन्हें नुकसान हुआ, उनके एम्पायर का काफी नुकसान हुआ, काफी भाग उनका चला गया रामगुप्त के समय पर। फिर नेक्स्ट रूलर आए जो अभी तक के गुप्तों के सबसे महान शासक साबित हुए, जो कि थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका टाइम जो चला वो 380 से 412 तक चला, 412 तक, समझ गए? जिनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य उपाधि भी दी गई है, विक्रमादित्य टाइटल भी दिया गया। देखिए, विक्रमादित्य टाइटल उन रूलर्स को दिया जाता था जो फॉरेनर्स, विदेशियों को या खास तौर से शकों को पराजित करते थे, उन्हें कहा जाता था विक्रमादित्य। ये एक सम्मान पूर्वक उपाधि थी जो राजाओं को दी जाती थी। तो यहां पर गुप्त वंश के कौन से रूलर? चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें टाइटल दिया गया विक्रमादित्य का। क्लियर? उनका जो टाइम है वो 380 से 412 तक का टाइम है। फिर उनके बाद जो अगले रूलर आए उनके पुत्र कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 412 से, कुमारगुप्त का जो शासन चला वो 412 से 454 तक चला। इसके बाद आए स्कंदगुप्त, जिनका रूलर जो टाइम है वो 445 से 468 तक चला। इसके बाद जो लास्ट रूलर रहे गुप्त पीरियड के वो रहे विष्णुगुप्त। क्लियर? इस तरह से भानुगुप्त या विष्णुगुप्त की बोलते हैं। इस तरह से हमने गुप्त पीरियड को समझ लिया, गुप्त काल को समझ लिया। हम उसको डीपली डिस्कस करेंगे। मैंने रूलर्स के नाम बताए यहाँ पर। तो फर्स्ट जो रूलर है वो है श्रीगुप्त, सेकंड जो रूलर है वो है घटोत्कच, थर्ड जो रूलर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है समुद्रगुप्त, फिर है रामगुप्त, फिर है चंद्रगुप्त सेकंड, फिर है कुमारगुप्त, फिर है स्कंदगुप्त, और लास्ट है भानुगुप्त या विष्णुगुप्त। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए 9 के बाद जो 10th नंबर का आपका टॉपिक होगा ना, वो होगा क्या? 10th जो टॉपिक होगा आप लोगों का वो होगा क्या? वो होगा वर्धन डायनेस्टी। वर्धन वंश। क्लियर? तो वर्धन डायनेस्टी या वर्धन वंश हमारे इस एंशियंट
हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा वर्धन डायनेस्टी या वर्धन वंश। क्लियर? वर्धन वंश की बात करें तो इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, वर्धन डायनेस्टी को ही क्या कहा जाता है? पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। पुष्यभूति डायनेस्टी को ही वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। पुष्यभूति जो थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया, इसलिए उनके नाम पर इस वंश को हम बोलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, क्योंकि आगे जो रूलर्स आए उन्होंने अपने नाम के आगे वर्धन जोड़ा, इसलिए इस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। क्लियर? अब कई रूलर्स हुए, पुष्यभूति फर्स्ट रूलर हुए, इसके अलावा प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, नरावर्धन, ये कुछ 4-5 रूलर्स आए हैं, और जिसके कारण हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो सबसे महान शासक इस डायनेस्टी के हुए हैं वो हुए हर्षवर्धन। तो इस टॉपिक को पढ़ने का बेसिकली रीजन है हर्षवर्धन, जो इस डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली, सबसे महान शासक साबित हुए। हर्षवर्धन का जो टाइम है वो चला है 642 तक, 607 607 से 642, समझिए ना। तो 606 से 606 से 607 ओके 607 से 642 642 तक किसका रूल चला? हर्षवर्धन का रूल चला। क्लियर? हर्षवर्धन का शासन चला। तो अंतिम जो हिंदू रूलर है, अंतिम जो हिंदू शासक है एंशिएंट पीरियड का या इंडिया का, उस इतिहास की बात करें तो वो हर्षवर्धन थे। उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र पर उनका शासन था। अब हमारा एंशिएंट पीरियड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे मीडिएवल या मध्यकालीन इतिहास की। एक बार हम इसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा कि हिस्ट्री हमारा टॉपिक है, हमने लेक्चर नंबर 1 में बात करना है हिस्ट्री की। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। तो आप लोगों को बताना है, हिस्ट्री की बात की जाए तो अतीत में हुई घटनाओं को, वह ग्रंथ, वो टेक्स्ट जिनसे हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, समझ गए ना। तो पोस्ट में हुए जो इवेंट्स हैं उनकी स्टडी, उनका डिस्कशन या उनके टेक्स्ट क्या कहलाते हैं? हिस्ट्री कहलाते हैं। अब सवाल ये आता है यहाँ पर, क्या अतीत में हुई सारी घटनाएं ही इतिहास हैं? अतीत में हुई सारे पॉइंट क्या हिस्ट्री है? तो हम बोलते नहीं, वो सारी घटनाएं इतिहास नहीं है। सिर्फ वही घटनाएं इतिहास मानी जाएंगी जिनका जो वास्तविक रूप से घटित हुई है, जो एक्चुअल में क्या हुई है, घटित हुई है, वही हिस्ट्री होगी। और उनके घटित होने के प्रमाण हमें 3 सोर्स से मिलते हैं। उनके घटित होने के जो एविडेंस है वो हमें कहां से मिलते हैं? 3 सोर्स से मिलना चाहिए, वहां से उनकी प्रमाणिकता साबित होना चाहिए। वो 3 सोर्स जो फैक्टर्स हैं वो हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, और तीसरा होगा फॉरेनर्स के ट्रेवल अकाउंट, विदेशियों के यात्रा वृत्तांत। अगर वहां मिलते हैं तो फिर हम उसको हिस्ट्री के अंतर्गत कंसीडर कर लेते हैं, समझ गए। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हिस्ट्री टर्म जो ग्रीक वर्ड है जो किस शब्द से बनी है ना। तो ये कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखना है। अब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को मेजरली 3 पार्ट में हमने क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट है एंशिएंट, दूसरा है मिडिएवल, तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के इन तीनों पार्ट को समझने के लिए टाइम को समझना जरूरी है, टाइम में इनको लिंक करना जरूरी है। तो टाइम कैसे हम इसमें हिस्ट्री में यूज करते हैं, टाइम का कैसे यूज होता है, टाइम का कैसे कैलकुलेशन होता है, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आज 2020 चल रहा है तो ये किस कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है? ये चल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो ईसाइयों का कैलेंडर था। और ईसाइयों के सबसे मुख्य जो व्यक्ति थे वो थे जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है जीरो ईयर में। तो उस जीरो को लेकर हम चलते हैं, उस जीरो से लेकर अभी तक का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं एडी या सीई, एनो डोमिनी। यानी कि एनो डोमिनी का मतलब वो ईयर जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और अब ये जो टाइम है वो उनके बाद का टाइम है। तो क्या उनके पहले कुछ नहीं था क्या? तो उनके पहले भी था। अब उनके पहले का जो टाइम है उसको हमने कहा बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले का टाइम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से टाइम को हमने एडी और बीसी में इस तरह से क्लासिफाई कर लिया, समझ गए ना। अब जो भी घटना होगी वो या तो उनके बाद की होगी या उनके पहले की होगी, इस तरह से हमें इंडिकेट करना होगा। अब हमने एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न बनाए। एंशिएंट का टाइम हमने देख लिया कि जो है 2350 से लेकर हमने वो टाइम को 712 तक देखा, बीसी से एडी 712 एडी।
मीडिएवल जो हिस्ट्री है वो 712 से 1707 तक देखी और मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से 1947 तक देखी। फिलहाल हमने सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री के ही टॉपिक्स को हमने यहाँ पे जो है देखा है, डिस्कस किया है। अब एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो हमने देखा एंशियंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? पहला प्री हिस्टोरिक, दूसरा हिस्टोरिक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक आगैतिहासिक काल और तीसरा जो पार्ट है वो है हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल। इन तीनों की क्या डेफिनेशंस होती है वो मैंने आप लोगों को बताई है। देखिए, प्री हिस्टोरिक का मतलब ऐसा हिस्टोरिक पीरियड जिसके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं और लिटरेचर एविडेंस नहीं है। क्लियर? प्रोटो हिस्टोरिक जिसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं, लिटरेचर एविडेंस भी हैं, बट जो लिटरेचर एविडेंस है उन्हें अभी तक हम उनकी स्क्रिप्ट को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। तीसरा हिस्टोरिक पीरियड जिसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है और हिस्टोरिक एविडेंस और लिटरेचर एविडेंस दोनों है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इन तीनों पीरियड्स की। बेसिकली 3 पीरियड, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड को फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट? स्टोन एज और कॉपर एज। क्लियर? स्टोन एज को डिवाइड किया 3 पार्ट में। 3 कौन कौन से? पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। क्लियर? देखिए, ये जो टाइम है, कौन सा टाइम? प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक जो टाइम है वो अननोन पीरियड से शुरू होता है और चलता है 2500 बीसी तक। समझे? 2500 बीसी तक चलता है ये टाइम। यहां पर जो स्टोन एज है उसके 3 पार्ट हमने बोले, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पेलियोलिथिक इट मींस होता है पूरा पाषाण काल, जहां पर ह्यूमन एक हंटर था, एक प्रकार से शिकारी था और कुछ वो नहीं करता था। वहां पे अननोन पीरियड से वो टाइम चलता है 8000 बीसी तक, 8000 बीसी तक। फिर सेकंड जो आता है वो आता है मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल। समझिए ना? अब जो मध्य पाषाण काल है उनका जो टाइम है वो चलता है 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। यहां पर ह्यूमंस ने, मनुष्य ने हंटिंग तो करते ही थे, साथ में डोमेस्टिकेशन भी सीख लिया, पशुपालन भी सीख लिया, जरूरी जानवरों को पालना सीख लिया। तीसरा जो पीरियड आता है वो आता है नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? ह्यूमन ने हंटिंग के साथ साथ, डोमेस्टिकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी सीख लिया था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था ना, उसी के समय पर ह्यूमंस ने आग जलाना या आग का आविष्कार भी कर लिया। फायर कब डिस्कवर हो चुकी थी? प्री हिस्टोरिक पीरियड में। ये बात आप लोग ऐड कर लेना। तो इस तरह से तीनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। नियोलिथिक पीरियड जो चला 2500 तक। फिर कॉपर एज की बात करें तो 300 से 2500 तक की बात है, या 2000 तक की बात है कॉपर एज की। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो वो आता है हमारा कौन सा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसका टाइम हमने आप लोगों को डिस्कस किया 2500 से लेकर 600 बीसी तक। तो 2500 से लेकर 600 बीसी तक का टाइम हमने कहा, कौन सा टाइम कहा? प्रोटो हिस्टोरिक। समझ गए ना? आग ऐतिहासिक काल। अब इसके अंतर्गत 2 टॉपिक आते हैं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन। दोनों का मैंने टाइम आप लोगों को बताया है, 2350 से 1750 इंडस वैली और 1500 से 600 या 600 बीसी तक वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज। क्लियर? तो इस तरह से हमने इसे भी रिवाइज कर लिया। अब तीसरा जो सेक्शन आता है वो आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड जो 600 बीसी से स्टार्ट हुआ। अब इसके अंतर्गत काफी सारे टॉपिक आते हैं, क्योंकि अब डेवलपमेंट काफी बढ़ चुका है, ह्यूमंस में सिविलाइजेशन आ चुकी हैं, कई सारी चीज सभ्यताओं को वो सीख चुके हैं, चीजों को अपना चुके हैं, तो वहां से अब शुरू होते हैं। अब यहां से थर्ड सिविलाइजेशन भारत की शुरू होती है, जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन है, एक शहरी सभ्यता है, जो कि थी आपकी महाजनपद एज। महाजनपद काल शुरू हुआ, 16 महाजनपद भारत में आए। सेकंड, फिर अगला टॉपिक जो हमने देखा, कुछ रिलीजन्स भारत में आए, कुछ नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म। फिर हमने उन महाजनपदों में से उस महाजनपद को स्टडी करना है जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनी, यानी कि मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के अंतर्गत जो डायनेस्टीज शुरू में आई वो 3 डायनेस्टीज आई। कौन कौन सी? वो थी सबसे पहले हर्यक, फिर शिशुनाग और फिर नंद। फिर क्या हुआ? फिर विदेशियों ने हमले किए। विदेशियों के हमलों की बात करें तो उसमें आते हैं
पर्शियंस के इन्वेजन्स, ईरानियन के इन्वेजन्स और दूसरे आते हैं ग्रीक इन्वेजन्स। फिर हमने डिस्कस करना है मौर्य डायनेस्टी या मौर्य एम्पायर को। मौर्य एम्पायर के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स को हमको अच्छे से डिस्कस करना होगा, वो होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। फिर मौर्य के समाप्त होने के बाद या उसके बाद यहां पे एक छोटा सा साउथ इंडिया का टॉपिक हमको देखना, संगम पीरियड, संगम काल, जिसमें हमें चेर, चोल और पांड्य के बारे में बात करना है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में डिस्कस करना, उत्तर मौर्य काल, जिसमें 2 टॉपिक आपको देखने होंगे। एक तो मगध पर रूल करने वाली ब्राह्मण डायनेस्टीज और उस समय पर होने वाले फॉरेन इन्वेजन्स। तो यहां की जो ब्राह्मण डायनेस्टी थी वो थी सुंग, कण्व और सातवाहन। क्लियर? और फॉरेन इन्वेजन्स में इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियंस, शक और चौथे नंबर पर होंगे यूची। यूची ट्राइब्स में से ही एक डायनेस्टी बनी जो कि थी कुषाण डायनेस्टी, जिन्होंने कुछ वर्षों तक, कुछ सैकड़ों वर्षों तक भारत पर रूल किया, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर थे कनिष्क। समझ गए? फिर हम डिस्कस करते हैं गुप्त पीरियड के बारे में, गुप्त रूलर्स के बारे में, और फिर हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक वर्धन डायनेस्टी या वर्धन या पुष्यभूति डायनेस्टीज के बारे में। यहां पे हमने एक ब्रॉडली डिस्कस कर लिया है एंशियंट टाइम के, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आगे हम बात करेंगे मीडिएवल के टॉपिक, मॉडर्न के टॉपिक, और फिर हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। समझ गए? ठीक है।